तो अब ये जो न्यूक्लियर फिशन है, इससे आपका घर रोशन नहीं होगा, अब इससे बनेगा एक नया हथियार, एक नया बॉम्ब। इस दुनिया का जो सबसे मैंने कैजुअली दुनिया का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला दे दिया था कि एनर्जी जो है वो है mc²। तब जाकर पाया गया कि यूरेनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं, मतलब लाइट्स रे इमिट करते हैं। कि न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए अपने आप को तोड़ देता है और सिर्फ तोड़ता ही नहीं है, थोड़ा मास भी रिड्यूस कर देता है। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आज की वीडियो क्या होगी क्या नहीं होगी, मैं थोड़ा कम छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा। आज सारी बातें आज टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो डॉक्टर साहब म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। देखिए टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। और बात यह है कि ये टॉपिक है बहुत वास्ट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, कई सारी चीजें कवर करनी है, कई सारी चीजें समझने की बहुत जरूरत है। इसीलिए ये वीडियो को 4 भाग में बांटा जाएगा। इसके 4 पार्ट्स आएंगे ताकि आपको बिट्स में इंफॉर्मेशन दी जाए। बट डोंट फियर व्हेन सूफी ट्रैम्प इज हियर, है ना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ना। हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि मास जब भी लॉस होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज E इज इक्वल टू mc²। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा है, ये कॉन्सेप्ट समझना और समझाना एक वीडियो या 2 वीडियो की बात नहीं है। तो खैर शुरुआत करते हैं इसी सवाल से कि सूफियान, व्हाट रियली इज मास। बिल्कुल ठीक है। उस समय जब दुनिया एक ऐसे पड़ाव पे थी जब मानती थी कि मास भी एब्सोल्यूट है, टोटल मास ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज कंजर्व, एनर्जी भी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है। इसके बाद एक तहलके इंसान संसार में गुजरे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद क्या क्या चीज़ें निकली, क्या क्या नहीं निकली और उससे कैसे इवेंचुअली निकल के आया E=mc², इसके लिए काम करते हैं। आज हम कैजुअल आइंस्टाइन और कैजुअल मैक्स प्लैंक से बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये मैं बन गया कैजुअल आइंस्टाइन और डॉक्टर साहब यस आप बन गए कैजुअल मैक्स प्लैंक। सो दोस्तों लेट्स चेंज द सीन। चेंज करके हम आ चुके हैं कैजुअल आइंस्टाइन हियर एंड कैजुअल मैक्स प्लैंक। तो इस बात से, इस कन्वर्सेशन से आप समझ पाएंगे कि मैंने कैसे कहा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, यानी कि एनर्जी और मास एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अब बात करते हैं कैजुअली। कैजुअल मैक्स प्लैंक साहब, आपने कुछ तो बताया था फोटोन के बारे में कि फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होती है। वेल फोटोन की एनर्जी का लिंक उसकी फ्रीक्वेंसी से होता है। सो लेट मी कैजुअली टेल यू व्हाट इट इज। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E is equal to H, which is the Max Planck constant, by nu, which is the frequency. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये भी बता दीजिए कि फोटोन के अंदर, जैसे कि आपने कहा है कि मोमेंटम भी होता है। Yes. तो मोमेंटम और फोटोन किस फॉर्मूले से दिया जाता है। खैर मोमेंटम का सिंबल है यहाँ पर P, which will be directly equal to the energy of the photon, which is E divided by the speed of light. मगर आइंस्टाइन साहब, आप इतने कैजुअली मुझसे इतना सीरियस सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं कैजुअली 4-5 चीज़ें बताऊंगा, एक अपनी थ्योरी बताऊंगा, एक कैजुअल थॉट एक्सपेरिमेंट बताऊंगा और साबित कर दूंगा कि एनर्जी और मास एक दूसरे के रूप ही हैं, एक ही हैं इवेंचुअली। ओवर टू यू। तो मैं ये मानता हूँ अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कि स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट चाहे मैं मूव कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, हमेशा ऑब्जर्वर को c ही दिखेगी, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड ही दिखेगी। ऑल राइट। तो अब मान के चलते हैं एक रैंडम थॉट एक्सपेरिमेंट कि ये कोई एक मास है। मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ जो भी रेस्ट पे है, ठीक है। इस मास से 2 फोटोन्स निकले, एक जा रहा है मस्ती से राइट की ओर, इसके अंदर एनर्जी मान लीजिए E1 है और मोमेंटम मान लीजिए P1 है, और एक जा रहा है लेफ्ट की ओर, इसके अंदर एनर्जी E2 है और P2 है। फॉर सम रीजन मैं ये भी मान लेता हूँ कि P1 और P2 इक्वल है। ऑल राइट। तो इस रेस्ट फ्रेम के हिसाब से अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं देखूंगा नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम देखता हूँ। तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा वो होगा P1 - P2
और जब दोनों जीरो इक्वल ही हैं तो जीरो हो जाएगा। ये बात सही है। यस। अब आते हैं एक बहुत अच्छी से काम पर कि अब मैक्स प्लैंक साहब मैं आपकी ही तलवार का इस्तेमाल करूंगा चीज़ें बताने के लिए। ऑलराइट। अब मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने इसी मास को एक ऐसे ऑब्जर्वर के पॉइंट से देखा जो कि इस तरफ स्पीड v से चल रहा था, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अभी कितना मोमेंटम है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये मास इस साइड मूव कर रहा होगा स्पीड v से, मान लीजिए इसका मास m है। अब मैं देखता हूँ एक फोटोन जो राइट की तरफ जा रहा था वो ऐसे जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा था वो ऐसे जा रहा है, लेकिन सर लेफ्ट जा रहा है ये राइट जा रहा है। लेकिन सर जैसे कि मैंने कहा अपनी थ्योरी के हिसाब से कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी। यस। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इसको हम रेड शिफ्ट कहेंगे, और इसकी कम हो जाएगी, इसको हम ब्लू शिफ्ट कहेंगे। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो बढ़ गई। अब जैसा कि आपने ही बताया थोड़ी देर पहले कि एनर्जी तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। यस। तो इसका मतलब जो राइट वाला फोटोन है उसकी एनर्जी जो अब होगी, मान लीजिए h-1, लेफ्ट का हो गया h-2। अब जाहिर सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से राइट वाले की एनर्जी कम होगी लेफ्ट वाले की एनर्जी से। यस। अब जैसे कि इन्होंने कहा, कैजुअली कहा कि मोमेंटम जो है वो एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट है। यस। यानी कि मोमेंटम जो होगा राइट वाले पार्टिकल का वो कम होगा लेफ्ट वाले पार्टिकल से। यस। जब तक ये फोटोन नहीं निकले थे तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था नेगेटिव mv। यस। मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इस सिस्टम के हिसाब से देखते हैं कि ये जो मोमेंटम अब आ रहा है वो आएगा कि मोमेंटम ऑफ द राइट फोटोन माइनस मोमेंटम ऑफ द लेफ्ट फोटोन माइनस mv। अब मैं बता चुका हूं आपको कि राइट फोटोन का मोमेंटम जो है लेफ्ट से कम है, तो ये जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो बल्कि लेस देन जीरो हो जाएगा। करेक्ट। इवेंचुअली अगर इस इक्वेशन को पहले वाले मोमेंटम के इक्वल होना पड़ेगा, माइनस mv के इक्वल होना पड़ेगा, तो इस मास को कम होना पड़ेगा। यानी कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इस सिस्टम को इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अपने मास को लूज करना पड़ेगा। अब फोटोन निकल रहे थे एनर्जी लेकर और उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल के आया कि मास कम हो रहा है। यानी कि मास और एनर्जी में कुछ तो रिलेशन है, जो कि आगे चल के जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मैं जान पाया इस दुनिया का जो सबसे मैंने कैजुअली दुनिया का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला दे दिया था कि एनर्जी जो है वो है mc²। सीन चेंज। यार ये कैजुअल लाइन से हम कैजुअली इतनी सीरियस बातें कर देता और सीरियसली कंफ्यूज कर देता है यार। खैर अब ये जो समझा रहे थे वो आप ही थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। तो इन कैजुअल डिस्कशन से उनके बीच में जो हमने अभी करी, आप ये समझ चुके होंगे कि आइंस्टाइन ने इवेंचुअली ये जान लिया अपनी इस सो कॉल्ड असम्पशन से कि अगर मान लो सब जगह मैंने यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रख दी तो उसने ये जान लिया कि एनर्जी और मास भी सेम है यार, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और निकल के आया E=mc²। अब थोड़ी दिन बाद हम और डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि मास किसी चीज के अंदर आता कैसे है, कि मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि एक फील्ड है, उस फील्ड के साथ जो चीज इंटरेक्ट करेगी वो मास ले लेगी। फोटोन नहीं करते तो मासलेस है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल जितने हमें मिलते जा रहे हैं वो सब इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए उनके अंदर मास आता है। अभी जो हमने ये चालू करी कन्वर्सेशन, मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है। एटॉमिक बॉम्ब समझने के लिए आपको पहले एटम तो समझना पड़ेगा, और एटम की कहानी मोटे मोटे तौर पर क्या है, कहाँ से चालू हुई और क्या मिलके आया, ये सब थोड़ी कहानियों की बात है। मेरी फील्ड नहीं है, ये डॉक्टर साहब की फील्ड है। डॉक्टर साहब म्यूजिक क्या? तो खैर अब जब आपने समझ लिया है कि मास और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, हम मोटे मोटे तौर पर ये समझ लेते हैं कि मास की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। तो मास की हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक चीज में जितना मैटर भरा होगा उतना उसमें मास रहेगा। अब मैटर उसमें क्या भरा और उस मैटर के अंदर क्या है, ये हमें समझना चाहिए था, या हम समझना चाह रहे थे कि उसके अंदर क्या है।
तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके एक महाशय आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने काफी सारे साइंटिस्ट जैसे रॉबर्ट बॉयल वगैरह के वर्क्स को देखकर उन्होंने ये कहा कि यार देखो, अगर मैं इक्वल प्रोपोर्शंस में या फिर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही कार्बन और ऑक्सीजन को दे रहा हूं तभी वो कंबाइन कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ तो एक चीज है जिसको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में हम कंबाइन करेंगे तो हम एक नया कंपाउंड बनाएंगे। उस चीज को उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, एटम उन्होंने कहा था कि ये इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब ये अंत, अगर आप किसी चीज को तोड़ोगे अंत में एटम मिलेगा और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ये एटम हर एक एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन ये सब जो हो गए आइडेंटिकल होते हैं। और उन्होंने एक और चीज कही थी कि इक्वल प्रोपोर्शंस में या फिर सर्टेन प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर ये कंपाउंड्स बना सकते। ठीक है। खैर, अब जब उन्होंने इतना कह दिया तो साइंटिस्ट ने और एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि क्या है, हम एटम्स तो देख नहीं पाते थे, तो उनको समझने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो एक जे थॉमसन साहब आए। जे थॉमसन को एक आया मस्त आइडिया। उन्होंने कहा यार एक ट्यूब लेते हैं, उसमें ग्लास लगा देते एक तरफ रखते हैं कैथोड नेगेटिव एंड, एक एनोड पॉजिटिव एंड, और दे दबाकर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास कर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ तो निकल के आ रहा है इस कैथोड के एंड से, जिसको कैथोड रेज कहते थे उस टाइम पे। लेकिन ये कैथोड रेज है क्या? तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके जिसका चार्ज टू मास रेशियो लेके उन्होंने ये साबित किया कि ये जो चीज है, ये जो भी है, ये डेफिनेटली एटम से हल्की है। अब क्योंकि ये एटम से हल्की है, ये हो गई सब एटॉमिक, तो ऐसे हमें मिला हमारा पहला सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि जो कहो कि ये जो उन्होंने अंत कहा था डाल्टन साहब में, वो एक दुनिया का, नई दुनिया का आरंभ हो गया। यस, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई। अब एटम नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन भी है, और उसको उन्होंने नाम इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा था। खैर, अब जब ये क्लियर हो गया तो उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन रहेगा कैसे, है ना? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, एक वाटरमेलन है ना, उसको अगर आप बीच में से काटोगे और देखोगे तो आपको दिखेगा एक लाल लाल है और सीड्स है उधर। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव एंड से निकल रहे हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो रहे इलेक्ट्रॉन्स आपके, और ये जो बीच में जो है, ये जो मैश है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, देखेंगे क्या है। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड करके एक और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 10-12 साल इसके बाद इनका दिमाग चला, यार ये ऐसे कैसे कह गए बात इतने कैजुअली, है ना? मैंने कहा मैं इसको सीरियसली टेस्ट करके देखता हूँ। तो उस टाइम तक पॉजिटिव रेडिएशन अल्फा रेज हम डिस्कवर कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि अगर ये पॉजिटिव है तो दे दबा के अल्फा रेज मारते हैं, एक पतली सी गोल्ड फिल्म को, पतली रहेगी तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, पट कर से मारते हैं हम अल्फा रेज, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है फॉर द मोस्ट पार्ट, वापस आ जाएगी अल्फा रेज। वेरी गुड, यू आर राइट मिस्टर जे थॉमसन। तो उन्होंने ताड़ करके दे दिया अल्फा रेज। अब दिक्कत ये आई, ज्यादातर अल्फा रेज तो चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द मैटर इज एम्प्टी। लेकिन कुछ रेज सीधा उल्टा आई, पूरी तरह उल्टे आई हैं या बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ फिर सुफियान? इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पर ही कंसंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसे कि सेल में भी रहता है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर, एकदम सेंटर में जो है पॉजिटिवली चार्ज आपका प्रोटॉन है, उसके आजू बाजू जो है इलेक्ट्रॉन मस्त तैरते रहते हैं, है ना, बढ़िया टहल रहे हैं। लेकिन इस मॉडल में भी छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? उस मॉडल की प्रॉब्लम तो मैं अंकित साहब से कहूँगा समझाएंगे। उससे पहले मैं आपको हल्का सा ये बता दूं कि ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट में, मतलब कि स्पीड चेंज कर रहा होगा, तो वो एनर्जी निकाल देगा रेस की फॉर्म में। मतलब कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या डीएक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है। अब इसके बाद, और यही सेम चीज जो कैथोड रेज, जो मैंने आपको कैथोड रे ट्यूब जो मैं पहले समझा रहा था, उसमें भी ऑब्जर्व किया था। अच्छा, कि जब पट से उन्होंने नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स पास किए थे, और जब वो किसी मेटल सरफेस पर जाकर लगते थे, रुक गया ना एकदम, तो एकदम से क्या हो गया, दे हैव हिट अ वॉल। अब हमने देखा है कि अगर मैं ऐसे करूं तो थोड़ा फ्रिक्शन, नॉइज, इन सब में एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी जो लॉस हुई है, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, वो किसी रेस के फॉर्म में आ रही है, जो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो इसलिए एक विल्हेम रॉन्टगन करके इंसान थे, उन्होंने कहा
कुछ रेज हैं, हाँ समझ नहीं पा रहे, अननोन रेज है, तो अननोन का वैल्यू क्या रहता है अलजेब्रा में? एक्स एक्स रेज। यस खैर, हाँ यहाँ से जो है अंकित भाई, जो आपके हाँ। फेवरेट स्लो टॉकर हैं, स्लो इंटरव्यू वो आपको अब आगे बताएंगे कि रुदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम क्या थी। बस उनके साहब Action. नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट थी है ना, गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ड्रॉबैक ये था, अभी जैसा सुफियान भाई ने बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ गई थी जो मैक्सवेल साहब ने दिया था उस समय। तो उसमें था क्या कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर है ना, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहे थे, तो इसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, जिसके कारण जो स्पीड फिक्स होने के बाद भी चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल मिल गया, वो घूम रहा है, तो वो लगातार एनर्जी इमिट करना चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी इमिट करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटते जाएगी और लास्ट में जाकर वो न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा। इसके कारण एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, जिसके कारण सारे मैटर भी कोलैप्स हो जाना चाहिए, हम हैं आप है, सब कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। तो आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ना? तो ड्रॉबैक तो मिल गया था रदरफोर्ड के मॉडल में, उन्होंने बताया भी था कि एटॉमिक मॉडल ऐसा होगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था, जिसे बाद में दिया नील्स बोर ने। तो नील्स बोर ने कैसे उसे एक्सप्लेन किया ये बताएंगे हमारे फिजिक्स वाले सुफियान भाई। चलो, तो सिंपल ज्यादा इसके अंदर इतना और डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको बहुत सिंपल एनालॉजी देता हूँ जो मेरे टीचर ने भी दी थी। बहुत सिंपल सी बात है। रदरफोर्ड साहब क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है। बोर ने कह रही एक काम करो भैया, न्यूक्लियस के अराउंड ना एक सेट ना पटरियां बिछी हुई है। अच्छा, एनर्जी पटरी में है, तो अब उस पटरी पे चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम बोल ही नहीं, उसके अंदर उसको एनर्जी कैरी करने की जरूरत है, वो तो बस उस एनर्जी वाले पाथ पे चलेगा, तो कोई एनर्जी लूज करने का सेंस नहीं बनेगा। इससे नील का मतलब बोर साहब का जो मॉडल आया था एटॉमिक, वो था कि हर एटम के अंदर एक सेट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन सेट एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी में जाएगा, मतलब कि अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी ले लेगा, और हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी निकाल देगा, मतलब कि फोटॉन्स की फॉर्म में, एनर्जेटिक फोटॉन्स की फॉर्म में, रेडिएशन के लिए जो भी है। तो यहां से हमें लगने लगा था कि भाई एटम जो है ना, शायद एक ही तरीके से एनर्जी निकाल सकता है अपने अंदर से। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएंगे। मगर पिक्चर अभी बाकी थी, और कैसे वो पिक्चर बनी है, कैसे पूरी चीजें होंगी, वो सारी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बात है। कैसे हम यहाँ रेडिएशन से रेडियो एक्टिविटी तक गए, वो सारी बातें जो है ना, वो अंकित साहब को देते करने के लिए अच्छे से हो जाएगा। अंकित साहब आइए यार दोबारा। हाँ, तो अभी तक व्योम भाई ने बता दिया था कि एक्सरे वगैरह सब डिस्कवर्ड हो गए थे। अब कोई भी चीज नई आती है मार्केट में तो सारे साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्यों ना हम भी इस पे रिसर्च करें। तो एक्सरे पे और रिसर्च किया जा रहा था कि क्या फर्दर कोई एलिमेंट है क्या जो मतलब एक्सरे रिलीज करे, है ना, कि एनर्जी एब्जॉर्ब किया और फिर वो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो वो जब चेक कर रहे थे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इसके लिए। उसके लिए लिया उन्होंने एक फॉस्फोरेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि वो चीज़ जो है वो लाइट को खुद एब्जॉर्ब करेगी और खुद रिलीज करेगी, है ना। तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। सेकेंड थिंग, एक और मटेरियल होता है, वो होता है फ्लोरेसेंट। तो वो बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एक्चुअली में आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसे एक्साइट करने के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल में। तो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम के सॉल्ट्स लिए जो कि फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, उन्हें आप रख दो अंधेरे में तो वो ग्लो करेंगे। तो उन्होंने यूरेनियम के सॉल्ट्स लिए और रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक फिल्म लिया। उस समय फोटोग्राफिक फिल्म आप ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग बचपन में जब कैमरा से फोटोज वगैरह लेते थे तो उस समय एक निगेटिव फिल्म आती थी, है ना, वही है फोटोग्राफिक फिल्म। पहले क्या होता था, मेटल पे ये चीज़ किया जाता था, ठीक है, फोटोग्राफिक मेटल लिया जाता था। तो उसमें किया क्या उन्होंने कि उस पर लगाया यूरेनियम का सॉल्ट और उसके ऊपर लगा दिया ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसलिए लगाया उन्होंने कि ताकि जब उसे हम सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट से जो विजिबल रेज आ रहे हैं वो ब्लैक पेपर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रेज की एनर्जी विजिबल रेज से ज्यादा होगी वो उसे क्रॉस कर पाएगी। तो एक्सरे का एनर्जी क्या होता है, विजिबल रेज से होता है ज्यादा।
तो इसलिए ब्लैक पेपर से कवर किया गया कि एक्सरे से जो कम एनर्जी वाली जितनी लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाए और एक्सरे उसको क्रॉस कर जाए। तो वो गए, सारा सेटअप तैयार कर लिया उन्होंने, वो लेकर गए सनलाइट में, इमेज बनवाई, लेकिन देखा कि वो इमेज ब्लर आ गया। ठीक है, तो बोला यार इमेज तो ब्लर आ गया, तो एक बार फिर से करना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट, हो सकता है कोई भी रीजन होगा, है ना। बोले फिर से एक बार ये सेटअप करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगली बार फिर उन्होंने सेटअप तैयार किया, फोटोग्राफिक फिल्म ली, उसके ऊपर यूरेनियम के सॉल्ट्स लगाए और फिर उसे ब्लैक पेपर से कवर करके चल दिए धूप में, सनलाइट में। अब उस दिन क्या हुआ था, बदकिस्मती से बादल छाए हुए थे, तो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाया उनका। तो वो क्या किए, सारा फिल्म सेटअप लाकर घर में रख दिए अंधेरे में, है ना, घर पे तो लाइट ज़्यादा होती नहीं है एक्चुअली में। तो देखा क्या गया, फिर अगले दिन जब उठे कि फिर से सेटअप ले चलते हैं सनलाइट में, तो उन्होंने फिल्म में देखा क्या कि उस पर फोटोज फिर से आ गए हैं ब्लरी ब्लरी, है ना। तो ये फोटोज कैसे आए, सनलाइट तो उसे एक्सपोज किया नहीं कभी, तो ये फोटोज आए कैसे। तब जाकर पाया गया कि यूरेनियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं, मतलब लाइट्स रे इमिट करते हैं। तो अभी तक क्या पाया गया था कि एटम लाइट कैसे इमिट करते हैं, पहले एक्साइट होंगे, फिर डी एक्साइट होंगे और एनर्जी इमिट करेंगे। यूरेनियम सॉल्ट के केस में क्या हुआ कि ये तो एक्साइट हुआ ही नहीं था, फिर कैसे रेडिएशन इमिट कर गया। और यहां से कहानी शुरू होती है रेडियो एक्टिविटी की। उन्होंने देखा क्या कि फिर वो जो रेडिएशन है उस पर और रिसर्च किया यूरेनियम के सॉल्ट्स पे, पाया क्या गया कि वो एयर को भी आयोनाइज करती है, ये उन्होंने देखा था। ये सारी चीज़ें हो गई रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं, बस इतना तक बताया था उन्होंने। इसके बाद दो फर्दर साइंटिस्ट आए जो बहुत ही फेमस थे, जाने माने नाम है, आप जानते भी होंगे शायद। पहले ही हैं मैरी क्यूरी और सेकंड थे उनके हस्बैंड पियर क्यूरी। अब मैरी क्यूरी उस समय स्टडी कर रही थी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, तो वो सोचे क्यों ना एक्सरे पे और ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा था यूरेनियम सॉल्ट्स के द्वारा, इस पे रिसर्च किया जाए कि और भी कोई एलिमेंट्स हैं क्या जो इस तरीके के रेडिएशन इमिट करते हैं, या सिर्फ यूरेनियम ही एकलौता ऐसा एलिमेंट है। तो देखा उन्होंने कि थोरियम नाम का एक एलिमेंट है, वो भी रेडिएशन इमिट करता है। और भी 2-3 एलिमेंट पाए गए, जैसे पोलोनियम। अब चूंकि मैरी क्यूरी पोलैंड से बिलोंग करती थी, तो इसी के बेसिस पे उस एलिमेंट का नाम पाया गया, पोलोनियम नाम रखा गया, वो भी रेडिएशन इमिट करता था। इसके बाद एक और एलिमेंट पाया गया रेडियम, जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन इमिट करता है, तो रेडियम भी एक पाया गया, तो जिसके टर्म पे हम लोग बाद में टर्म आया था रेडियो एक्टिविटी। हालांकि वो रेडिएशन इमिट करने की वजह से वो नाम दिया गया था। अब इनमें इनका हस्बैंड का ही बहुत क्रिटिकल रोल रहता है, वो इतने सपोर्टिव थे, वो मैग्नेटिज्म पे खुद रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक डिवाइस बना रखा था जिसका नाम था पाइजो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्कोप। वो मेजर करके बताता था कि कोई जो रेडिएशन है वो किस एक्सटेंट तक एयर को आयोनाइज कर रहा है, जो जितना ज़्यादा आयोनाइज करेगा मतलब उससे उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट हो रही है, जो कि था रेडियम उस समय पाया गया था, तो रेडियम से सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट हो रहा था। इसके लिए उन दोनों को साथ में जो हेनरी बेक्वेरेल साहब है जिन्होंने पहले यूरेनियम सॉल्ट पे रिसर्च किया था, इन सबको 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसके रिगार्डिंग। उसके बाद उनके जो हस्बैंड थे मैरी क्यूरी के, वो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी। उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो ना रेडियम को लेकर के पैकेट में घूमते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को रेडियम में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी थी, वो रात को ऐसे अंधेरे में रख दो वो ग्लो करता था, तो होता है ना एक्साइटमेंट कि कैसे ग्लो कर रहा है, तो इसके कारण वो पैकेट में रखते थे, जिसके कारण उन्हें स्किन डिजीज भी हो गई थी, है ना। तो हुआ था कि ये डिजीज क्यों हुई, इवन जो मैरी क्यूरी थी जो रिसर्च कर रही थी उन्हें भी नहीं पता था कि ये जो रेडिएशन है वो सेल्स वगैरह को डैमेज करते हैं। ल्यूकेमिया हो गया था उन्हें लास्ट में उस पर रिसर्च करते करते, तो ल्यूकेमिया क्या हुआ तो क्या डॉक्टर साहब जानते हैं डिटेल में। ये सारी कहानी हुई। इसके बाद क्या होता है, मैरी क्यूरी की लास्ट में वही डिजीज के कारण डेथ हो गई थी, और फर्स्ट वोमेन भी है वो शायद, या फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज दिया गया था अलग अलग सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के कारण। तो ये सारी चीज़ें हो गई रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अब रेडियो एक्टिविटी का एक बहुत प्यारा सा एप्लीकेशन या बोलो डेंजरस एप्लीकेशन बाद में बनाया गया फ्यूजन करके, है ना, जिससे अभी एटम बम बनाते हैं। तो फ्यूजन कैसे पॉसिबल हुआ, तो देखा क्या जा रहा था कि अभी तक रेडियो एक्टिविटी में मास जो है कन्वर्ट हो रहा था एनर्जी में, है ना, क्योंकि एनर्जी इमिट करिए तो मास लॉस करेगा ही। हुआ क्या यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। अब यूरेनियम पे जैसे ही हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए
ऐसा क्यों कर रहे थे कि हमें एक्साइटमेंट था कि अगर यूरेनियम पे हम बम्बार्ड करें तो हो सकता है ये कोई अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो हम समझो ऐसा कि कार्बन को हम कन्वर्ट कर देते गोल्ड में, है ना। तो ये सारे एक्साइटमेंट थे उनमें, तो इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो सोचे कि ठीक है न्यूट्रॉन डालेंगे उस पर तो वो फर्दर हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम जो है। बदले में पाया क्या गया कि वो हायर एटॉमिक मास की जगह लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए, जो कि था फर्स्ट था बेरियम, सेकंड में था क्रिप्टन, और साथ में 3 फर्दर न्यूट्रॉन निकाल दिया उन्होंने। एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके आपने 3 न्यूट्रॉन फर्दर निकाल दिए। अगर इसी तीनों का हम फर्दर बम्बार्डमेंट कर दे तो एक चेन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो 3 न्यूट्रॉन फिर 9 न्यूट्रॉन को निकालेंगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा ये। ठीक है। मैरी क्यूरी जो थे वो ये भी बताई थी एक्चुअली, जिनके कारण उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। रीजन ये था कि रेडिएशन तो इमिट कर रहे थे, है ना, एलिमेंट्स क्यों कर रहे थे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने। रीजन ये था कि कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे पता करेंगे किसके न्यूक्लियस अनस्टेबल है? तो उनका एक बेसिक सा ट्रेंड देखा गया था कि जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 या उससे ज़्यादा हो, उनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल, और वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी को इमिट करते हैं। ये थी पूरी स्टोरी फ्यूजन की, रेडियो एक्टिविटी की, और ऐसे ये दोनों रिलेटेड हैं। अब फिर से वापस चलते हैं सुफियान भाई की तरफ, और उनसे पहले हम डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ल्यूकेमिया क्या है, ये बताइए आप पहले थोड़ा सा। देखिए ल्यूकेमिया मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है हम आगे डिटेल में कवर बिल्कुल है ना। बस इतना बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा, ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है। और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मैरी क्यूरी रेडिएशन के साथ काम कर रही थी और इवेंचुअली उनकी डेथ काफी कम उम्र में ल्यूकीमिया से। खैर अब हम आते हैं सुफियान की तरफ। तो इस वीडियो को जो हमने सुना, देखा, समझा, बीच में कैजुअल आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक भी आया कि कैसे हमारी एक थ्योरी निकल के आई कि मास और एनर्जी एक सिक्के के एक पहलू है। फिर हमने समझा कि एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। फिर धीरे धीरे हमने समझा कि शायद एटम के स्ट्रक्चर के हिसाब से एटम एक ही फॉर्म में एनर्जी निकाल सकता है, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी पे लाके। मगर फर्दर कहानी निकल के आई और सिक्के खुले और पहलू खुले, तो समझे कि न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाने के लिए अपने आप को तोड़ देता है, और सिर्फ तोड़ता ही नहीं है, थोड़ा मास भी रिड्यूस कर देता है, और इसी कारण एनर्जी रिलीज हो रही है। E=mc²। यस, सारे डॉट्स अब कनेक्ट होने लगे थे। यस, इसका मतलब हम एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जा सकते हैं जहां से हम बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल के ला सकते हैं। जैसे कि अंकित साहब ने चेन रिएक्शन की बात करी, कैसे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करोगे तो फर्दर न्यूट्रॉन्स निकाल देगा जो एक से ज्यादा है, वो चेन रिएक्शन बना देगी और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मास को लॉस किया जा सकता है अगर ये इग्नाइट कर दिया। इसका मतलब जैसे हमने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी आई थी, एसी डीसी, ये सब हो जाएगी खत्म। हाँ, अब काफी सस्ते में काफी कम मटेरियल को यूज करके हम सालों साल जगमग जगमग एकदम कमरे में रात भर जागते हुए बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। मगर एक बहुत जरूरी बात हम आपको बताना भूल गए, जानबूझकर। देखिए फिजन, न्यूक्लियर फिजन डिस्क्राइब किया गया था 1938 में। 1938 में यूरोप में माहौल थोड़ा गर्म था, बहुत गर्म था। जर्मनी गुस्से में था क्योंकि उसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जलील किया गया था, और जर्मनी दुनिया को दिखाना चाहता था कि भाई मेरे साथ जो आपने किया है ना, उसका तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। जिन्होंने मूवी देखी होगी राजनीति, तो अब जो न्यूक्लियर फिजन है रहा नहीं जाता। तो अब ये जो न्यूक्लियर फिजन है, इससे आपका घर रोशन नहीं होगा, अब इससे बनेगा एक नया हथियार, एक नया बॉम्ब।